हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के क्लास में। और आज जो हम मेन पढ़ने वाले हैं मेनली ये मनोलैंगिक विकास, सेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। और ये साइको पैथोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिससे होकर हमारा टारगेट आगे तक जाएगा। तो इसको जो मेनली जो सामान्य जो जीवन है इस बारे में कहा जाता है कि ऐसी बातें अगर समाज के बीच में की जाए तो बहुत ही गलत है या फिर घटिया आचरण के तौर पे देखा जाता है। लेकिन आपको शायद ही याद हो या फिर पता हो या फिर ना हो सकता है आप लोगों में बहुत को पता है कि वात्स्यायन ने महर्षि जो वात्स्यायन थे इन्होंने कामसूत्र की रचना की। और उसमें उन्होंने सेक्स से रिलेटेड चीज़ें बताई, और ना ही केवल सेक्स से रिलेटेड बल्कि एक बेहतरीन समाज निर्माण से संबंधित चीज़ें बताई। और मैं पढ़ा हूँ इसीलिए बता रहा हूँ, और आई थिंक आपको भी पढ़ना चाहिए कामसूत्र। मुझे तो लगता है हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। उसका जो दूसरा अध्याय है वो सेक्स से रिलेटेड है, लेकिन बाकी जो 5 अध्याय है वो व्यक्ति के जीवन से संबंधित है और वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं। तो मनोलैंगिक विकास, आई थिंक कि यहाँ पे हम जितना पढ़ेंगे इससे बेहतरीन वहाँ पे ज़रूर मिलने वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ का भी चैप्टर पढ़ा है और वहाँ का भी पढ़ा है। तो इन दोनों का कंपैरिजन करने के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ज़रूर पढ़ना उसको अगर मौका मिले तो। ये और शुरू करते हैं मनोलैंगिक विकास, इसका अर्थ क्या है। मनोलैंगिक शब्द का तात्पर्य लैंगिकता के सभी पक्षों से हो जाता है इसका, और इसके अतिरिक्त इसका संबंध जो है मानसिक एवं शारीरिक पक्षों से भी हो जाता है। अतः मनोलैंगिक शब्द के मुख्य रूप से तीन जो है घटक हैं। पहला है लैंगिक, जिसको हम सेक्सुअल बोलते हैं, दूसरा मेंटल है और तीसरा साइकोलॉजिकल है, फिजिकल, सॉरी माफ कीजिएगा, साइकोलॉजिकल नहीं फिजिकल है। मनोलैंगिक विकास के अंतर्गत इन तीन संघटकों के कारण लैंगिक संघटक, मानसिक संघटक और शारीरिक संघटक के विकास का अध्ययन किया जाता है, और हम इसमें यही करेंगे। तो लैंगिक विकास की अवस्थाएं क्या होती है इस बारे में हम जानते हैं। मनोविश्लेषण यानी जो साइको एनालिसिस के जो प्रतिपादक थे सिगमंड फ्रायड, जिन्होंने कहा था कि मन के दो पहलू हैं, गत्यात्मक और आकारात्मक, जिसमें से एक का होता है ईडिगो सुपर ईगो और दूसरा का होता है चेतन मन और चेतन मन, अचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। और इसी से रिलेटेड है, मेरे पास एक बुक भी है मर्फी की, जोसेफ मर्फी की, जो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है। और इसके अलावा चेतन अचेतन के बारे में भी उन्होंने कई बहुत सारी बातें की, लेकिन मैंने मर्फी की किताब पढ़ रखी है इसलिए इसके बारे में बता रहा हूँ। तो सिगमंड फ्रायड के जो है अनुसार मनोलैंगिक विकास की 6 अवस्थाएं हैं, और उसी के बारे में पढ़ना है। जब आप बीए ग्रेजुएशन किए होंगे ना, 2023-27 नहीं, उससे पहले, तो वहाँ पे फर्स्ट ईयर में हमें यहाँ पे पढ़ने को मिल जाता है ये वाला जो अवस्थाएं होती है। पहली है मौखिक अवस्थाएं, जिसको हम ओरल स्टेज कहते हैं। फ्रायड के अनुसार मनोलैंगिक विकास की पहली अवस्था को मौखिक अवस्था कहा जाता है। यह अवस्था जन्म के समय वर्तमान रहती है। फ्रायड का कहना है कि इस अवस्था में शिशु को लैंगिक आनंद स्तनपान के द्वारा मिलता है। स्तनपान से उसका पोषण का साधन हो जाता है, जिससे चूसने की क्रिया की प्रधानता रहती है। जब कभी स्तन चूसने को नहीं मिलता तो बालक अपना अंगूठा चूस कर ही लैंगिक आनंद प्राप्त करता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि चूसने से उससे विशेष सुख का आनंद या फिर अनुभव होता है, इसलिए पेट भरा रहने पर ही वह उंगली चूसने का इच्छुक रहता है। कभी कभी यह भी देखा जाता है कि बच्चा स्तन पान करते समय दूसरे संवेदनशील अंगों को भी मलता रहता है। इसका संबंध से फ्रायड का मत है कि यह क्रिया आगे चलकर हस्त मैथुन में भी परिणत हो जाती है। इस अवस्था में बच्चे को अपने और अपनी माता में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता, वह अपने ही अंदर आनंद सुख
प्राप्त करता है, परंतु इसकी चेतना भी उसे नहीं रहती। विद्वानों ने उसे इस प्रकार के आनंद को आत्म प्रेम या फिर आत्म कामुकता कहा है। वास्तव में यह शैशव लैंगिकता, इसको हम इन्फेंटाइल सेक्सुअलिटी बोलते हैं, लिंग का अनुभव होता है। का मुख्य लक्षण, इस अवस्था में मुंह और मुंह के आसपास के अंगों को ही बच्चे को लिंग का अनुभव होता है। विद्वानों ने बतलाया है कि बच्चों के शरीर की जो संवेदनशील, बच्चों का शरीर क्या होता है, काफ़ी संवेदनशील होता है, उसे स्पर्श करने पर अधिक सुख अनुभव होता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि लैंगिक का आनंद इस अवस्था में केवल ज्ञानेंद्रियों से संबंध न होकर शरीर के अन्य भागों में भी फैला हुआ होता है। यह अवस्था जन्म से लेकर 8वें महीने तक रहती है, परंतु यह समझना गलत है कि 8वें महीने में इसे समाप्त हो जाने के बाद दूसरी अवस्था का आगमन होता है। वास्तव में विभिन्न अवस्थाएं इस तरह से सन्निहित या मिली-जुली रहती हैं, इन्हें एक दूसरे से अलग करना संभव नहीं है। जन्म से लेकर 8वें महीने तक इस मनोलैंगिक विकास की अवस्था को मौखिक स्तनपान की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। फ्रायड ने दूसरे मौखिक अवस्था को मौखिक दांत से काटने की अवस्था की संज्ञा दी है। यह अवस्था 8वें महीने से 18वें महीने तक चलती है, परंतु इस अवस्था में चूसने की क्रिया समाप्त नहीं हो जाती। इस समय दांत काटने की प्रधानता रहती है। इसी के द्वारा वह लैंगिक आनंद लूटता है। इस अवस्था में बच्चे के दांत निकल आते हैं, इसलिए वे चूसने या निगलने या दांत काटने के द्वारा ही लैंगिक आनंद प्राप्त करते हैं। अतः बच्चों में छीन भिन्न कर देने की आक्रामक प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। माता के प्रति उसमें विरोधी भाव, जिसमें घृणा और प्रेम दोनों नजर आते हैं। माता के द्वारा उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जिसके कारण उसे वह प्यार भी करता है, और माता से स्वतंत्र रहने के कारण उसे वह घृणा भी करता है। प्रारंभ में वह आत्म कामुक रहता है, पर इस समय उसमें आत्म सम्मोहन का आगमन हो जाता है। वो अपने शरीर से केवल आनंद ही प्राप्त नहीं करता, बल्कि उसे अपने आप का ज्ञान भी हो जाता है, अर्थात उस समय उसमें ईगो का प्रादुर्भाव हो जाता है। और इस अवस्था में ही उसके अंदर जो है सुपर ईगो का भी प्रादुर्भाव होने लग जाता है, विकास होने लग जाता है। दूसरा है गुद्दा अवस्था। मौखिक अवस्था के बाद गुद्दा अवस्था का आगमन होता है। इसमें लैंगिक का संवेगात्मक रुचि मुंह से हटकर गुदा में चली आती है। इसमें शिशु को लैंगिक आनंद गुदा की प्रतिक्रियाओं से होता है। इस अवस्था का आरंभ 6ठे महीने में हो जाता है, यह चौथे वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में गुदा की प्रधानता रहती है। इसके दो पहलू हैं, पहला है निकासात्मक और दूसरा है धारणात्मक। निकासात्मक अवस्था में शिशु को मलमूत्र त्यागने में लैंगिक आनंद आता है, क्योंकि इससे उसका शारीरिक तनाव दूर होता है। इसके अतिरिक्त वह समझने लगता है कि माता पिता उचित रूप से और नियत समय पर उसे स्थान पर या फिर नियत समय और स्थान पर मलमूत्र त्यागने पर जोर देते हैं। उसे यह ज्ञान हो जाता है कि मलमूत्र गंदी चीज़ें है, इसलिए त्यागना आवश्यक है। इसके साथ साथ वह धारण करने के महत्व को भी समझने लग जाता है, इसीलिए उसे रोक कर लैंगिक आनंद का अनुभव करता है। उस समय उसका सुपर ईगो विकसित हो जाता है। बिछावन पे मलमूत्र त्याग करना एक ही समय में उसकी आक्रामक प्रवृत्ति और व्यक्तिगत आनंद की जो है बाह्य अभिव्यक्ति हो जाती है। इस निष्कासन अवस्था में जो है आत्म कामुकता वर्तमान रहती है, पर इसका स्वरूप विशेषकर गुदात्मक होता है। उस समय उसमें आत्मप्रियता भी रहती है। ईगो के विकसित हो जाने से वास्तविकता के सिद्धांत से जो है शिशुओं का व्यवहार निर्धारित होता है, फिर भी उसके व्यवहार में सुख के सिद्धांत की प्रधानता रहती है। इस अवस्था में सुपर ईगो का विकास आरंभ हो जाता है मेन रूप से, और इसके साथ बच्चों में यौन भिन्नता का भी ज्ञान होना आरंभ हो जाता है। वह समझने लगता है कि उसे एक खास यौन का व्यक्ति बनना है। धनात्मक अवस्था में बच्चों को मूत्र त्यागने का आनंद नहीं मिलता है, बल्कि उसे रोकने में ही आनंद मिलता है। इसका कारण यह है कि वह मलमूत्र धारण करने के सामाजिक महत्व को समझता है। उसे यह भी ज्ञात होता है कि इसे रोक कर रखने में श्लेष्मा से युक्त उत्तेजना से भी आनंद का अनुभव
होता है। वह सोचने लगता है, जब माता पिता इसे त्यागने पर इतना जोर देते हैं तो यह चीज़ अवश्य महत्वपूर्ण है। इस अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है ये है कि शिशु मुंह, गुदा और योनि में वह कुछ अंतर नहीं समझता। इस प्रकार वह शिशन या फिर चुचुक जिसको निपल बोलते हैं, या मल जिसको हम फेसेस बोलते हैं, को भी अचेतन अवस्था के समान समझता है। इस अवस्था के बाद लिंग प्रधानता का आगमन हो जाता है और लिंग प्रधान अवस्था अब शुरू होती है। 3 से 4 वर्ष की अवस्था में शुरू होती है और उस समय वो अपनी जननांगियों, जो उसके जो जननेंद्रियां हैं उसमें अधिक रुचि वो रखने लग जाता है। इसका कारण यह है कि इस अवस्था में जननेंद्रियां जो है ये अत्यधिक संवेदनशील होती है। जननेंद्रियों के जो है संवेदनशील रहने के कारण इस समय सुख सिद्धांत की प्रधानता रहती है। इस अवस्था में वह विपरीत लिंग के व्यक्तियों से शारीरिक संपर्क की रुचि द्वारा हस्तमैथुन की रुचियों का प्रदर्शन करता है। कहने का मतलब है कि जब बच्चा 3 से लेकर और 6-7 साल तक हो जाए, इसमें हम थोड़ा और भी पढ़ेंगे, तो आपने देखा होगा जब बच्चे छोटे थे, वे छोटे होते हैं तो 3 से 4 साल की जो अवस्था होती है उन पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत हो जाती है। वो खेल खेल में ही पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं, रियलिटी भी है। तो और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जिसको समझना होता है, लेकिन विकास का ही एक उनका क्या बोलते हैं, एक उम्र के साथ उन चीज़ों का विकास हो जाता है। लिंगात्मक जो विकास होता है वो होने लग जाता है। बच्चे अपने जननेंद्रियों में काफ़ी रुचि रखते हैं। वे अपनी जननेंद्रियों को प्रायः हाथ से छूते हैं, जिसे बड़े लोग पसंद नहीं करते हैं। उन्हें वो डराते हैं कि वैसे करेंगे तो जननेंद्रियों को काट दिया जाएगा, नूनू को काट दिया जाएगा। यहाँ तक तो कभी कभी सचमुच में चाकू या कैंची लेकर काटने की भी धमकी दिया जाता है। तो बच्चे डर जाते हैं और वो मलना छोड़ देते हैं। इस अवस्था में बालिका बालक को देखकर ईर्ष्या करती है। उसे विश्वास होता है कि उसका शिशन यानी जो पेनिस था उसे काट दिया गया है, जो कि उसके पास भी था। बालकों को अपनी जननेंद्रियों पर काफ़ी अभिमान होता है। वे सदा एक दूसरे को अपनी जननेंद्रियों को दिखलाते हैं और कहते हैं किसकी सबसे बड़ी और सबसे दूर तक पेशाब जा सकता है। बालिका यह सब नहीं कर सकती। उसे इस तरह की जननेंद्रियों का अभाव खटकता है, जिससे शीशन ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। शीशन ईर्ष्या उसमें हीन भाव उत्पन्न करती है, लेकिन वह सोचती है जब वो बड़ी होगी तो उसके माता की तरह उसे भी स्तन होगा। इस तरह से अपनी हीनता के भाव को दूर करती है। जैसे भी अपने पीछे वाले चैप्टर में जब आप पढ़ रहे होंगे स्ट्रेस, वहाँ पे ये देखने को मिल रहा होगा। माफ कीजिए, मनोरचनाओं में वो मिला होगा। इस अवस्था में हस्त मैथुन की प्रधानता रहती है। बच्चे इसके द्वारा आनंद प्राप्त करते हैं। बालक और बालिकाएं आपस में मिलकर हस्त मैथुन करते हैं। वे जानते हैं कि पिता को लंबा सेशन है, माता को सेशन नहीं है। इस तरह बच्चों में यह जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि जननेंद्रिय कैसे कार्य करती है। और ये अवस्था जो है 3 से लेकर 7 वर्ष तक चलती है और इसमें सुपर ईगो का विकास मुख्य रूप से हो जाता है। इसके बाद आता है मातृ प्रेम ग्रंथि और पितृ प्रेम ग्रंथि। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे आता है, आया है और इस बार भी आ गया है। लिंग प्रधान अवस्था में बालक का प्रेम माता के प्रति अधिक हो जाता है और बालक में मातृ प्रेम विकसित हो जाती है। वास्तव में यह मातृ प्रेम जो है ग्रंथि शैशव लैंगिकता की चरम सीमा है। इस प्रकार बालिकाएं पिता से प्रेम करने लग जाती हैं और माता से वो घृणा करने लग जाती हैं। पुत्री का पिता के प्रति प्रेम और उससे विवाह करने की कामना, माता के प्रति घृणा का भाव तथा उसमें उसके मरने की इच्छा को पितृ प्रेम ग्रंथि कहा जाता है। फ्रायड का कहना है कि प्रारंभ में लड़की अपनी माता से प्रेम करती है, परंतु जब उससे माता
वह माता से निराश होती है तो अपने पिता की ओर आकृष्ट होती है, खासकर जब उसे दूध छुड़ा दिया जाता है या उसके भाई बहन का जन्म होता है तो यह परिस्थिति होती है। इसके अतिरिक्त वह सोचती है कि लड़कों की तरह उसे भी एक शीशम था जिसे माता ने काट दिया। इसके फलस्वरूप जो है उसका माता का जो है प्रेम, उसका जो प्रेम है वो माता से पिता की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। वो अपने खोए हुए सेशन को प्राप्त करने के लिए अपने पिता की ओर आकृष्ट होती है और उससे प्रेम करने लग जाती है। इस संबंध में फेनिकल ने कहा है कि मातृ प्रेम ग्रंथि पर पारिवारिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए उपयुक्त वातावरण में परिवर्तन से इस ग्रंथि के स्वरूप में भी परिवर्तन हो जाता है। तो इस ग्रंथि की तीव्रता एवं स्वरूप दोनों ही उपयुक्त वातावरण के प्रभावों पर आधारित है। थॉमसन ने आंतरिक पारस्परिक संबंधों में के माध्यम से मातृ प्रेम ग्रंथि की व्याख्या की है। उनका मत है कि जब माता पिता अपने बच्चों के की किसी रुचि के विकास में बाधक होते हैं तो उनसे तंग आकर उन पर अधिकार प्राप्त करना चाहता है। अधिकार प्राप्त करने के लिए वह उसमें संघर्ष उत्पन्न कर देता है। इस तरह उनमें से एक पर वह अधिकार पाने में सफल हो जाता है। इसके बाद तीसरी जो अवस्था है हमारी, चौथी, ये है अव्यक्त अवस्था, जिसको हम लेटेंसी स्टेज कहते हैं। 5वें से 7वें वर्ष तक सामाजिक परिणामों के डर से शैशव लैंगिकता का दमन हो जाता है। इसीलिए 5 से 6 वर्ष के बच्चे चेतनता लैंगिक विषयों में रुचि नहीं रखते हैं, वो ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं। इस तरह का दमन एकाएक नहीं होता है, फिर भी वह 100% नहीं होता। इस अवस्था में बच्चों की रुचि अन्य चीज़ों में बढ़ जाती है। उन्हें पढ़ने के लिए स्कूल जाना पड़ता है, इसके अलावा भागना, खेलना, अपनी आयु के साथियों के साथ दल बनाना उनके जीवन का मुख्य कार्य हो जाता है। इसी अवस्था में वह सामाजिक आदर्शों को सीखना प्रारंभ करते हैं, जिसके फलस्वरूप वे सामाजिक प्राणी बन जाते हैं। समाज के आदर्शों के बहुत से वह चेतनता लैंगिक का कार्य में भाग नहीं लेते हैं, परंतु बिना किसी प्रदर्शन के माता पिता एवं मित्रों से उनका लैंगिक संबंध बना रहता है। इस अवस्था में छोटे बच्चे अपने मित्रों को चुम्बन लेने की इच्छा नहीं प्रकट करते हैं, परंतु उनकी एक इच्छा की संतुष्टि खेल द्वारा होती रहती है। इस समय बच्चे माता पिता द्वारा प्रदर्शित प्रेम से भी घबराते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अपने शैशव काल में मैथुन को नहीं छोड़ते हैं। वे लिंग की बातों के संबंध में सोचते हैं, फिर भी दमित इच्छाएं, लैंगिक इच्छाएं दमित रहती है। सामाजिक विकास के कारण बच्चे परिवार के बाहर के लोगों से भी संबंध स्थापित करते हैं। इससे उनके पितृ प्रेम और मातृ प्रेम में कमी आना स्वाभाविक हो जाता है। माता पिता के प्रेम में कमी आकर उसकी जगह भक्ति और सम्मान का विवाह होता है। माता पिता की आलोचना करना भी वो प्रारंभ कर देते हैं, कभी कभी तो उनकी आज्ञा को भी ठुकरा देते हैं। यह अवस्था जो है शिक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। सामूहिक खेल के द्वारा उनमें सामाजिकता, सहयोग तथा प्रतिस्पर्धा का विकास होता है। बच्चे सामाजिक आदर्शों को सीखते हैं और यह जो अवस्था है ये 5 से लेकर 12 साल की तक चलती है। उसके बाद जननेंद्रिय अवस्था आ जाती है, जिसको हम जेनिटल स्टेज कहते हैं। यह अवस्था 12 से लेकर 20 वर्ष तक की आयु की होती है और ये जो आयु होता है ये बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक फेज होता है। 12 से लेकर 20 साल तक यहाँ पे बच्चा जो है एक पुरुष बनता है, एक बच्ची जो है स्त्री बन जाती है। रियलिटी तो यही है। बॉडी में डेवलपमेंट हो जाता है, मूछें आना और भी कई सारे जो फेज हैं जिससे हम सब निकले हुए हैं, लेकिन जो बच्चे निकल रहे होते हैं उन्हें इन चीज़ों की समझ नहीं होती है और गलतियां भी कर बैठते हैं। रियलिटी भी है तो ये, और इसको हम देख लेते हैं। ये अवस्था 12 से 20 तक रहती है। अवस्था में इन अवस्था को में जो है वो तरुण अवस्था का आयोगन, जिसको हम प्रोवर्टी स्टेज कहते हैं, इसका आयोगन होता है और लैंगिकता पुनः जागृत हो जाती है। इस समय लिंग की प्रधानता रहती है, सेक्स की प्रधानता पूरी तरह से रहती है, परंतु लड़के लड़कियां लिंग को जननेंद्रिय के रूप में देखते हैं। समलिंगी बच्चों से प्रेम, हस्तमैथुन, मनगढ़ंत कहानी आदि बच्चों में विशेष रुचि
रखते हैं। इन कहानियों में लिंग की प्रधानता रहती है, लड़के तथा लड़कियों को अपने अपने लिंग का ज्ञान हो जाता है। इस तरह समाज उन्हें अलग रखता है, जिस कारण उनका प्रेम समलिंगी बच्चों के साथ ही होता है। समलिंगी बच्चों के साथ प्रेम के फलस्वरूप ही अधिकांश बच्चे पारस्परिक एवं समजातीय मैथुन में लीन रहते। उनमें समजातीय मैथुन का व्यापार भी देखा जाता है। किशोरावस्था में गंदे मजाकों की भरमार होती है। इस अवस्था में पारिवारिक जीवन की तैयारी तथा प्रशिक्षण आरंभ हो भी जाता है। इस किशोरावस्था में लड़कियों को ज्ञात होता है कि योनि ही आनंद का साधन है। इस जब पहली बार ऋतुस्राव होता है तो वे संतानोत्पत्ति एवं गर्भधान की कल्पनाएं करने लगती हैं। इस तरह धीरे धीरे वे अपना स्त्रीत्व स्वीकार करने लगती हैं। यदि इस समय उन्हें उचित पथ प्रदर्शन ना मिले तो उनके अंदर दोष भाव उत्पन्न हो जाता है और वो बिगड़ भी जाती हैं। रियलिटी है, लड़के भी कौन से कम होते हैं, उन्हें भी वे भी बिगड़ ही जाते हैं। इसके बाद व्यक्तित्व एवं चरित्र विकास में मनोलैंगिक विकास का महत्व क्या होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट इन पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। इसको पढ़ने के बाद ये जो चैप्टर है हमारा ये ओवर हो जाएगा और इसके बाद चैप्टर हमारा है दैनिक जीवन की मनोविकृतियाँ, वो शुरू होगा। कई और इसको देख लेते हैं। मनोलैंगिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं का प्रभाव व्यक्ति विकास एवं चरित्र निर्माण पर क्यों पड़ता है। यह एक महत्वपूर्ण समस्या है। मौखिक अवस्था मनोलैंगिक विकास की पहली अवस्था होती है। इस अवस्था में काम शक्ति जो है मुंह में रहती है, फलस्वरूप बच्चों को चूसने एवं दांत से काटने का आनंद मिलता है। फिर साधारणतया इसका स्थानांतरण गुदा में हो जाता है, किंतु इसका कुछ अंश मुंह में ही रह जाता है। इसके फलस्वरूप गुदा अवस्था में कई प्रकार के असामान्य व्यवहार होते हैं। इसी के चलते व्यक्ति को किसी वस्तु को चबाने या बीड़ी सिगरेट पीने या चुम्बन लेने में आनंद मिलता है। इसी प्रकार शराब की लत, व्याख्यान आदि अवस्था में उदातीकरण है। उदातीकरण का मतलब अपने प्रेम, अपने दिल के भाव को डायरेक्ट ना कह के एक कहानी के द्वारा या फिर एक कविता के द्वारा उसको बाहर निकालना, शायरी के द्वारा निकालना। इस अवस्था में स्तनपान की सबसे अधिक अवधि होने से बच्चे अपने भावी जीवन में आशावादी होते हैं तथा विपरीत लिंग की ओर उनका झुकाव सामान्य रूप से विकसित हो पाता है। स्तनपान की अवधि अल्प होने के कारण बच्चे निराशावादी हो जाते हैं तथा विपरीत लिंग में उनकी अभिरुचि बहुत कम हो जाती है। उनका दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं रह पाता है। इस अवस्था में काम शक्ति में स्त्रीकरण हो जाने से कई प्रकार के सामान्य व्यवहार विकसित हो जाते हैं। विशेष रूप से मनोविदालता, उत्साह विषाद का प्रदर्शन प्रतिक्रिया निर्माण के रूप में प्रायः होता रहता है। कई प्रकार की यौन विकृतियां विकसित हो जाती हैं जिनमें पुरुष मुख्य यौन विकृति तथा स्त्री मुख्य यौन विकृति आदि मुख्य है। मनोलैंगिक विकास की दूसरी अवस्था गुदा अवस्था कहलाती है। गुदा अवस्था, इस अवस्था में जो है काम शक्ति गुदा में होती है, फिर भी इसका स्थानांतरण जननेंद्रिय में हो जाता है, किंतु इसका कुछ अंश गुदा में ही रह जाता है। इसके फलस्वरूप कई प्रकार के सामान्य व्यवहार विकसित होते हैं। कब्जियत, दस्त, आंत का गतिशील होना इसके उदाहरण है। इसी प्रकार मलमूत्र को देखकर अत्यधिक बिना जाना या गंदगी के कारण अत्यधिक भयभीत होना प्रतिक्रिया निर्माण के रूप में इसके प्रदर्शन है। कभी कभी काम शक्ति का गुदा में भी स्त्रीकरण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप कई प्रकार के असामान्य व्यवहार विकसित हो जाते हैं। स्थिर व्यामोह तथा बाध्यता मनोस्नायु विकृति के रूप में देखे जाते हैं। इसी प्रकार कई यौन ग्रंथ विकृतियां जैसे गुदा यौन विकृति तथा समजातीय लैंगिकता आदि विकसित हो जाती है। मनोलैंगिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था जो है ये जननेंद्रिय अवस्था होती है। इस अवस्था में का प्रभाव जो है व्यक्ति के चरित्र एवं विकास पर बहुत अधिक पड़ता है। इस अवस्था में लिंग भिन्नता, शिशन, ईर्ष्या, बधियाकरण तथा मातृ प्रेम ग्रंथि बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं। इसके फलस्वरूप बालकों में श्रेष्ठता का भाव
आधिपत्य आदि गुणों का विकास होता है, तथा बालिकाओं में हीन भावना, अधीनता, लज्जा आदि गुणों का विकास होता है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का सुपर ईगो अधिक प्रबल हो जाता है। मातृ प्रेम ग्रंथि के सामान्य विकास के कारण ही बच्चों का झुकाव जो है अपने विपरीत लिंग के प्रति होता है। किशोरावस्था में दाम्पत्य जीवन सुख से बिता पाते हैं। आत्म प्रेम, बर्थडे, मजाक, नाच गाने, कविता एवं अभिनय इसी अवस्था में सामान्य विकास की सामान्य अभिव्यक्तियाँ होती हैं। लेकिन इन अवस्थाओं के असामान्य विकास के कारण कई प्रकार की जो है असामान्यताएं भी विकसित हो जाती है, और इसको देखने के बाद हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। मातृ प्रेम का विकास जो है पूर्णतः रोक देने के कारण युवा अवस्था में व्यक्ति अपने विपरीत लिंग से घृणा करने लगता है तथा उनके प्रति जो है ये अत्याचार करने लग जाता है। इसी प्रकार बधियाकरण पर आवश्यकता से अधिक जोर देने का काम शक्ति का पूर्ण दमन हो जाता है। युवा अवस्था में अपनी विपरीत लिंग के नाम से या फिर अपनी काम इच्छा की तृप्ति में उसी प्रकार डरता है जैसे भूत के नाम से डरते हैं। यही भय उन्माद का कारण बनता है। ब्राउन ने अपने अध्ययनों से इस बात की पुष्टि की है कि काम शक्ति के पूर्ण दमन के कारण कितनी युवतियाँ प्रतिगमन एवं प्रतिक्रिया निर्माण के रूप में अपनी दमित इच्छाओं की तृप्ति के हेतु उन्माद का शिकार बन जाती है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के मनोवृत्तियों की व्याख्या शैशव काल में दमित काम शक्ति के जो है आधार पर की जाती है, जो 100% तो नहीं पर बहुत हद तक सही है। जैसे लिंग प्रधान जो है आत्म प्रेम या फिर प्रदर्शन परायण आदि जो है ये एग्जिबिशनिज्म जो एक्सहिबिशनिज्म जो है ये यौन विकृतियों की ही देन है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। हालांकि हो सकता है कुछ बातें या फिर जो एनर्जी निकलनी चाहिए थी वो इस वीडियो में नहीं दिखा पाए। इसका रीज़न है कि अकेले नहीं होते हैं जब भी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा, और मैं जो कहना चाहता हूँ वो समझ में। लेकिन हाँ, उम्मीद है कि मैं बहुत जल्दी काम सूत्रा लेके आऊँगा, और आई थिंक उसके बारे में लोगों को बताया जरूर जाना चाहिए कि काम सूत्रा है क्या, ये काम कैसे करता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।